ना जाने नहीं, मैं मुखर्जी नगर के धरने प्रदर्शन में था बच्चों के साथ। करोल बाग जाना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पुलिस फोर्स ज़्यादा था और यहाँ से दूरी भी संभव था और वहाँ जाना मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन मुखर्जी नगर में जो आंदोलन था, मैं बच्चों के साथ आंदोलन में था, मैं रहा वहाँ और मैंने 2-4 लोगों से मांगे। नमस्कार, आप विवेक के साथ पॉडकास्ट देख रहे हैं। हम बात करने वाले हैं दिल्ली के वो घटना पे, वो हादसा पे जो ओल्ड राजेंद्र नगर में घटी है, एक कोचिंग संस्थानों पे, और इसके साथ साथ यूपीएससी के बारे में भी जानकारी लेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे चर्चा में शामिल हुए हैं डॉक्टर फयाज सर, और इनसे सभी चीजें जानेंगे और कैसे हादसा हुआ और क्या उससे जुड़ी समस्याएं हैं जिसका निदान नहीं हो रहा है और ये चीजें बार बार घटित हो रही है। फयाज सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विवेक जी, आपने बुलाया। और चूंकि ये बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, तो इस पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और खुले तौर पर बातचीत और चर्चा होनी चाहिए। तो मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मौका दिया। धन्यवाद। रॉ आईएएस ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना करोल बाग से भी नाम से जाने जाता है, आप इसको किस प्रकार से देख रहे हैं और इस पे आपकी क्या विचार रही है जो घटना हुआ? तो ये घटना जो हुई है एक दुखद घटना है अपने आप में, क्योंकि बच्चे दिल्ली यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे हम नागरिक सेवा परीक्षा कहते हैं, उसके लिए आते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, उनके साथ ये घटना हुई। लेकिन ये घटना केवल दिल्ली के करोल बाग या ओल्ड राजेंद्र नगर तक सीमित नहीं है, या फिर ये घटना केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, या फिर दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इस घटना को समझने के लिए हमें भारत के संदर्भ में शहरीकरण की जो समस्या है उसके नज़रिए से देखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप यूपीएससी के सिलेबस की बात करते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो वहाँ जीएस पेपर 1 हमारा जो है उसमें भी हमारा भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी का जो सिलेबस है उसमें नगरीकरण और उनसे उभरती चुनौतियों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिलेबस में ये है। तो आप ये देखेंगे कि भारत में नगरीकरण 2011 के अगर सेंसस के अनुसार देखा जाए तो लगभग भारत के 31% लोग जो है, 31% लोग शहरों में रहते हैं और नगरों में लगातार संख्या बढ़ रही है। चूंकि 31% जो आंकड़ा है वो 2011 के अनुसार है, अभी हम 2024 में बैठे हैं, लगभग 10-12-13 साल हो चुके हैं। तो 10-12-13 साल में और भी जनसंख्या शहरों में बड़ी होगी, निश्चित रूप से बड़ी ही होगी, क्योंकि हम और आप लगभग 2011 में शहरों में नहीं थे और आज हमारी जनरेशन या हमसे बाद की जनरेशन जो है वो शहरों में है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए आ रहे हैं। तो ये संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है। तो ये राजेंद्र नगर की समस्या हो या फिर मुखर्जी नगर में भी आग लगने जैसी भी घटना थी, तो ये घटना केवल इस संदर्भ में और सीमित दृष्टिकोण से हमें नहीं देखना चाहिए। इसको व्यापक तरीके से अगर हम समझें तो वो हमें शहरीकरण के पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि शहरों में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, शहरों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए लोग शहरों में आ रहे हैं। तो ये शहरीकरण की समस्या है और उसको उसी संदर्भ में हमें देखना चाहिए और उसी पर्सपेक्टिव में उसको हमें समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ लापरवाही भी तो है शहरीकरण के साथ साथ, जैसे बेसमेंट में क्लासेस चलाना, और उसी का नतीजा ये हुआ कि ये हादसा हुआ। जब हम शहरीकरण की बात करते हैं तो शहरीकरण की एक मूल समस्या ये उभर कर सामने आती है कि शहरों में चूंकि स्थान कम, रहने की जगह कम है, जनसंख्या बहुत अधिक है, तो भीड़ भाड़ भरे इलाके उभर कर सामने आते हैं और स्लम बस्तियां उभर कर सामने आती हैं। अब मान लीजिए मुखर्जी नगर की बात करें आप या ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें, तो ये दोनों ही जगह ऐसी हैं जहां यूपीएससी सीएससी की तैयारी होती है। ये क्षेत्र कम है, लेकिन इन क्षेत्रों की जो सीमा है, जो लिमिट है लोगों को रखने की, उससे ज्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं। एक 25 गज के कमरे में 4-4, 5-5, 3-3 लोग रह रहे हैं। इसके कारण महंगाई भी है। इसके कारण महंगाई है और इसके अलावा शहरों में स्थान का अभाव होता है, लोग ज्यादा है। तो ये समस्या केवल कोचिंग संस्थानों के संदर्भ में अगर हम देखें या उन संस्थानों के मालिक के संदर्भ में देखें, आप देखिए, आप दिल्ली में कहीं भी जाइए, आपको उस जगह की जो क्षमता है लोगों को रखने की, उससे ज्यादा ही लोग आपको मिलेंगे। तो ये शहरों की समस्या है। अब इसके लिए सरकारें हमारी क्या कर रही हैं, उनका शहरी विकास का जो मैप है, उनका जो शहरों को विकसित करने का तरीका है, वो रोड मैप क्या है,
क्या हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी है, नगर निगम है, वो किस तरीके से उसको देख रहे हैं, क्या वो संपूर्ण तरीके से उसका विकास कर रहे हैं। तो ये समस्या केवल दिल्ली में घटित नहीं हो रही है। आप जब शहरों में देखें तो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं लोग भूकंप के आने से मर जा रहे हैं, कहीं लोग बाढ़ के आने से मर जा रहे हैं, कहीं कोई ट्रेन हादसा हो जा रहा है, कहीं कोई मेट्रो हादसा हो जा रहा है। तो ये शहरों की समस्याएं हैं। और इन एक समस्या पर अगर हम बात करेंगे तो किसी एक क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हमें इस प्रकार की घटनाओं से बचना है और इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचना है तो हमें पूरे शहरीकरण के संदर्भ में चीजों को समझना होगा। हो सकता है कि हम गांव में उन चीजों को लेके पहुंचे जिससे कि लोग शहरों की तरह बनाए। यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे। आप बोल रहे हैं इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं, उसमें शहरीकरण की व्यवस्था वो सारे चीज पढ़ाए जाते हैं, उसमें व्यवस्थाएं पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वहीं उस व्यवस्था को फॉलो ना करके और एक मतलब अनऑथराइज तरीके से बेसमेंट में क्लासेस चलाना, ये चीजें हमें समझ नहीं आ रहे हैं। अगर आप सोसाइटी पढ़ा रहे हैं, नीति शास्त्र पढ़ा रहे हैं, समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे मैं भी एक शिक्षक हूँ यूपीएससी सीएससी का, और मैं भी चीज़ों को पढ़ाऊँ या समझाऊँ, और मैं भी खुद भी क्लास जो है कभी कभी बेसमेंट में लगती है तो ले ली जाती है। ये नैतिकता के रूप में, मोरालिटी के रूप में, ये सबकी जिम्मेदारी है कि जब आप चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपको वो काम करने से बचना चाहिए कि जो कि गलत है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी केवल आपकी मेरी नहीं हो सकती, समग्र तरीके से हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और जब इस पर बात हो रही है तो व्यापक तरीके से और व्यापक दृष्टिकोण से हमें इस पर बात करनी पड़ेगी कि क्या हम चीज़ों को यथास्थिति के तौर पर रहने दें या फिर चीज़ों को योजनागत तरीके से उनका समाधान करने का प्रयास किया जाए। योजनागत तरीके से ऐसा है कि शहरी विकास जब आप कर रहे हैं तो आप ये देखें कि इस शहर में इस स्थान पर अगर कोचिंग संस्थान है तो उनको कहीं और लेके जाया जा सकता है, या फिर उसी जगह पर उन संस्थानों को जब आप उसको मंजूरी दे रहे हैं तो मंजूरी देते हुए देखें कि कितना हमें देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। तो ये सभी दृष्टिकोण पर एक समग्र समाधान की आवश्यकता है और समग्र विचार विमर्श की आवश्यकता है, तभी जाके इन चीज़ों का समाधान हो सकता है। आरोप प्रत्यारोप, मेरा किसी को बुरा कह देना, किसी का मुझे बुरा कह देना, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन ये जो शहरों की उभरती समस्याएं हैं, इनका समाधान जो है वो समग्र दृष्टिकोण से सरकार के साथ साथ जो कोचिंग के संचालक हैं वो, और उसके साथ साथ जो विद्यार्थी वहां पढ़ने आ रहे हैं, सभी हितधारकों को हमें शामिल करना पड़ेगा। जो छात्र और छात्राएं वहां पे बैठ कर धरना दे रहे हैं, आज लगभग 27 तारीख की घटना है और आज 5 हो गया, 5 तक वहां पे बैठे हैं और 9 को आई थिंक मतलब उन लोगों का प्लान है ऐसे जंतर मंतर पर जाके बैठ। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, छात्रों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है वो शांतिपूर्ण आंदोलन है। भारतीय संविधान भी अधिकार आपको देता है कि अगर किसी व्यवस्था से, किसी चीज से आप नाराज हैं तो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनके धरना प्रदर्शन को, जो उनकी मांग है, उसको हम गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है तो भी वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर उसको व्यापक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, चूंकि जो कोचिंग सेंटर के मालिक हैं या जो लोग कोचिंग चला रहे हैं, मैं भी एक अध्यापक हूँ, मेरी संवेदनाएं निश्चित रूप से विद्यार्थियों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का आधार, हमारे कपड़े, हमारी घड़ी, हमारे पैंट शर्ट तक का जो है खर्चा कौन देता है? वही बच्चे देते हैं। तो निश्चित रूप से हमें उन बच्चों के साथ होनी चाहिए, उनकी मांगों को सुनना चाहिए, सरकार को उनके साथ सुनना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर हमारे पढ़ाने का मतलब क्या निकलेगा, हमारे चीज़ों का मतलब क्या निकलेगा। तो उनके धरना प्रदर्शन की जो भी चीज़ें हैं, उनकी जो भी मांगे हैं, उन मांगों को जल्द से जल्द हमें सुनना चाहिए और जल्दी से जल्द उसका निपटारा करना चाहिए। उनके द्वारा कुछ शब्द आ रहे हैं, कोचिंग माफिया। तो क्या कोचिंग माफिया का ये मतलब लगा सकते हैं शिक्षा अब एक कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुका है? कोचिंग संस्थान एक व्यापार है और वो एक फायदे की तरह ही सोच रहे हैं, स्टूडेंट की सुविधाएं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जैसे कि मैं अध्यापक के तौर पर इस पूरी व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो फायदा निश्चित तौर पर हर व्यक्ति का हित होता है। हम लोग भी भाई काम कर रहे हैं तो देखिए, जो फीस है, जैसे 2 लाख मिनिमम फीस है यूपीएससी की कोचिंग के लिए, क्या 2 लाख की सुविधाएं छात्रों को मिलते हैं? हाँ, निश्चित रूप से सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि आप देखिए कि जब छात्र पढ़ने आता है तो हर विषय का एक अध्यापक होता है, एक विषय के 2-2 अध्यापक होते हैं। एक्सपर्ट जो है वो आदमी अपने विषय में पढ़ा रहा है, आपको कंटेंट मैटर दिया जा रहा है, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके लिए पीने का बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें खर्चा लग सकता है। तो है कि देखो, माफिया कहने का मतलब तो ये होता है कि गलत तरीके से किसी चीज को आपसे लिया जा रहा हो, है ना। ये तो गलत ही है ना। बेसमेंट में आप पढ़ा रहे हैं, आप फीस ले रहे हैं, आप बहुत बड़ी रकम, उसके बाद व्यवस्थाएं के नाम पे
लगभग आप बस चला रहे हैं। बहुत सारे मैं मुखर्जी नगर और करोल बाग के ही एग्जाम्पल नहीं दे, पटना में खान सर की भी बहुत बड़े टीचर हैं और बहुत उनका नाम है, उनका भी सील हुआ। ऐसे कई सारे लखनऊ इलाहाबाद भी एग्जाम्पल हैं। नहीं, मैंने ये सारी चीजें देखते देखते बहुत बड़ा एक ये बात बिल्कुल सही है कि जो गलत है सो गलत है, जो सही है तो सही है। अगर आप फीस उनसे ले रहे हैं और उन्हें बेसमेंट में बैठा रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत है। इसी के लिए तो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। इसका ये मतलब जो मांग है हाँ, बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो बच्चे मांग नहीं कर रहे हैं उन्हें ये भी मांग करनी चाहिए कि जो अनियमितताएं उनके पीजी में पाई जाती हैं, खासतौर से लड़कियों के पीजी में जब आप जाकर देखेंगे तो उन्हें समय पर खाना तो ये तो मांग रख ही रहे हैं। हाँ, बच्चे मांग रख रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से और उन्हें ज्यादा मजबूत तरीके से मांग रखनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से जो कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग हैं या जो अध्यापक हैं उन सबकी संवेदनाएं बच्चों के साथ है। क्योंकि हमें भी पता है कि हमारा जो भी खर्चा पानी है वो उन्हीं बच्चों की वजह से चल रहा है। और हमारा मतलब कहते हैं कि दुकान वाले आप बच्चों से मिलने कभी गए करोल बाग? नहीं, मैं बच्चों से मिलने करोल बाग नहीं गया, क्योंकि उनके साथ नहीं, मैं मुखर्जी नगर के धरने प्रदर्शन में था बच्चों के साथ। करोल बाग जाना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पुलिस फोर्स ज्यादा था और यहाँ से दूरी भी संभव था और वहाँ जाना मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन मुखर्जी नगर में जो आंदोलन था, मैं बच्चों के साथ आंदोलन में था, मैं रहा वहाँ और मैंने 2-4 लोगों से मांगे भी पूछी और मैंने नारे भी लगाए, खुद अपने ही खिलाफ नारे लगाए। क्योंकि मैं अभी यही मानता हूँ कि मेरा जुड़ाव जो है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कोचिंग चलाने वाले लोग कभी भी बच्चों के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्योंकि आप, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने जो उनके साथ भी तो आज खड़े नहीं दिख रहे थे। बड़े बड़े जो शिक्षक हैं जो हर एक छोटी छोटी समस्याओं पे आकर लाइव हो जाते थे, यूट्यूब पे वीडियो बना देते थे। इस घटनाओं पे वो मौन थे। मेरी बात और 4 दिन बाद बड़े शिक्षक सामने हैं। मैं बहुत गंभीरता से आपसे कह रहा हूँ कि मैंने जो शर्ट पहनी है, मतलब मेरी गंभीरता, मैंने जो शर्ट पहनी है कि कहीं ना कहीं किसी बच्चे की दी हुई फीस का ही शर्ट है। मैंने जो पेंट पहना है स्टूडेंट के साथ, देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि आप परचूनी की दुकान चलाते हैं, आपके दुकान पर कोई ग्राहक आता है तो भगवान होता है, कहावत है कि ग्राहक जो है भगवान है। तो बच्चे हमारे लिए, हमने एक दुकान खोली हुई है वहाँ वो पढ़ने के लिए, तो भगवान है सारी कोचिंग वालों के लिए। कोई भी कोचिंग मालिक, कोई भी अध्यापक बच्चों के विरुद्ध जाने का सोचेगा ही नहीं। हाँ, आपने कहा कि देर से आए, मिलने क्यों नहीं गए, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। मान लीजिए कि हम मिलने गए और हमें अपोज कर दिया, या फिर हमारे साथ ही कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं आपको, उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया। तो मुझे लगता है इस वजह से जो है अध्यापक बच्चों से नहीं मिलना चाह रहे होंगे या नहीं गए होंगे। चाहते तो वो हैं, मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों के साथ बैठूं जाकर, और भी जो बड़े बड़े हमारे टीचर हैं, जो हमारे बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चों के साथ जाके बैठे। लेकिन हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत तौर पर नहीं पसंद करते हैं, तो वो कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी आप, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, कि एक महिला जो टीचर है वो गई थी, बच्चों ने उनका अपोज किया, बच्चों ने उन्हें कहा कि आप यहाँ से वापस जाइए और गलत तरीके से नारेबाजी की उनके। कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि बच्चों के साथ बुरा हो, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि माता और पिता के बाद अगर किसी का दर्जा है तो गुरु का है, और माता पिता के बाद एक गुरु ही ऐसा होता है जो ये चाहता है कि मेरा विद्यार्थी मुझसे आगे जाए। दोस्त भी, आप अपने दोस्त को आगे बढ़ते हुए हो सकता है बुरा लगे, लेकिन किसी भी टीचर को कभी भी उसके विद्यार्थी अगर उससे आगे जा रहे हैं तो उसे बिल्कुल बुरा नहीं। मैं आईएएस बनना चाहता था, मैं नहीं बना। अगर मेरा कोई विद्यार्थी आईएएस बनेगा तो मुझे इस बात की खुशी होगी, मैं चाहता हूं कि वो बने। तो कोई टीचर नहीं चाहता कि उसका विद्यार्थी ऐसी बुरी हालत में रहे। हम चाहते हैं कि उनको, हम पढ़ाई इसीलिए रहे हैं कि जो भी आते हैं वो अधिकारी बने, अच्छा भविष्य हो उनका, और हम पढ़ाते हुए पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें पढ़ाते हैं, समझ रहे? तो हमारा पूरा कम्युनिटी जो है, शिक्षक जो समुदाय है, बच्चों के साथ है। ना जाने का कारण मैंने बताया कि वो अलग अलग हो सकता है। ये इस हादसे के बाद से जो क्लासेस बंद हुआ है और जो लाइब्रेरी बंद हुई है, इससे छात्रों के पढ़ाई पे कितना असर पड़ेगा? हाँ, देखिए, अभी क्योंकि सामने एग्जाम, यूपीएससी मुख्य परीक्षा भी अभी चल रही है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन और जो विद्यार्थी 25 का एग्जाम देना चाहते हैं उनका भी कोर्स जो है डिले हो रहा है। मेरे पास भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। आज ही एक बच्चे का फोन आया, मुझको गुस्सा करने लगा कि फीस लेके आप घर बैठे हुए हैं, हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी सारे संस्थान इसी पर दृढ़ संकल्पित हैं कि हम जो भी व्यवस्था करें वो ऐसी करें जिससे कि बच्चों को नुकसान ना हो, चाहे उसमें नुकसान हो या फायदा हो। और मैं यही कहूंगा कि जिन बच्चों का एग्जाम है या जो बच्चे तैयार है वो इन्वॉल्व रहें घटना में, घटना को समझें, देखें और अपना बचाव करें, लेकिन अपनी पढ़ाई को पहली प्राथमिकता दें। और अगर आप
टीचर से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से अध्यापक भी आपके साथ समर्थन में रहेगा और आपको पढ़ने में ही हम मदद करेंगे। और ज़्यादातर कोचिंगों ने जो है ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना आरंभ कर भी दिया है। और जिन बच्चों की मुख्य परीक्षा है, मैं तो उन्हें यही सलाह दूंगा कि घटना में आप समझिए, जुड़िए, लेकिन थोड़ा सा अपनी तैयारी को भी आप आगे रखिए, क्योंकि आप अधिकारी बनेंगे तभी इन प्रकार की समस्याओं को क्या कर पाएंगे, उसका समाधान कर पाएंगे। जिलाधिकारी होंगे तो किसी शहर में ही आप होंगे, तो इस प्रकार की समस्याओं उसको आप दूर कर पाएंगे। हमने सर से जाना ओल्ड राजेंद्र नगर की जो घटना था उस पे, जो काफी अच्छे से इन्होंने इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया और बातों को बहुत अच्छे तरीके से शालीनता से रखी। अब सर के बारे में हम लोग जानेंगे से हाँ सर कहाँ से आते हैं और कैसे अपना चीजों को शुरुआत किया। सबसे पहले मैं जानूंगा सर, आप शिक्षक बनना क्यों चुने? देखिए, शिक्षक बनने के पीछे जो एक मोटिवेशन है, जो प्रेरणा का स्रोत है, वो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगा और मुझे समझ आया कि मुझे शिक्षक क्यों बनना चाहिए, क्योंकि मैंने किताबों में बचपन में पढ़ा और तैयारी के दौरान भी समझा कि जैसे मैंने अभी भी पहले चर्चा में कहा कि माता पिता के बाद जो अगर कोई पद है समाज में तो वो शिक्षक का पद है। ठीक है, और शिक्षक को एक सम्मान के साथ साथ उसकी जो रोल है, भूमिका है समाज में, वो बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आप उन्हें केवल एक सरकारी नौकरी के लिए तैयार नहीं कर रहे होते हैं, आप उनका पूरा एक व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे होते हैं। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम बोलते हैं। अगर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें या फिर महात्मा गांधी जी की बात करें, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है कि एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना। ठीक है, तो समाज में भूमिका के तौर पर या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के तौर पर शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये मैंने चीज़ों को पढ़ा और मुझे लगा कि अगर हमें किसी तरह से अपने समाज के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी है तो एक शिक्षक के तौर पर वो भूमिका हो सकती है। अच्छा, आपको कब लगा था हमें शिक्षक ही बनना चाहिए? अच्छा, हाँ, जैसे कि मैं एक लंबे समय तक तो सरकारी नौकरी का ही लोभ लालच जो है घूमता रहता है हमारे मस्तिष्क में। लेकिन जब मैं विश्वविद्यालय में था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जहाँ से मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, मैंने डॉक्टरेट PhD पॉलिटिकल साइंस में की है, तो वहाँ कुछ शिक्षकों के साथ जुड़ा मैं और कुछ मेरे प्रोफेसर्स थे, उनकी व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे जीवन में बड़े गहरे रूप से रहा, उनकी पर्सनालिटी। तब मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी जो है कि शिक्षक बनूंगा। लेकिन उसी समय मेरे जो प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे PhD कराई, उन्होंने UPSC के लिए भी मुझे प्रेरित किया। तब मैंने उनसे कहा कि एक शिक्षक के तौर पर मैं, तो उन्होंने कहा कि एक IAS अधिकारी भी एक शिक्षक ही होता है, वो पूरे जिले को एजुकेट करता है, शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक होकर आप एक विद्यार्थी, कुछ कॉलेज के विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप IAS ऑफिसर हैं तो पूरे जिले के शिक्षकों को शिक्षा दे सकते हैं। तो मुझे ये बात अच्छी लगी। लेकिन दुर्भाग्यवश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूर्णतः सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मुझे लगा कि एक विकल्प जो है वो मेरे लिए शिक्षा का खुला हुआ। आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जिक्र किया, हाँ, काफी चर्चा में बना रहता है, किस लिए जाना जाता है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय है। और उस विश्वविद्यालय की जो हेरिटेज है, जो विरासत है, बहुत प्राचीन है। उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान साहब ने की थी और उसका मूल जो उद्देश्य था कि मुस्लिमों को कैसे वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा दी जाए और उन्हें मुख्य धारा में लेके आया जाए। और विश्वविद्यालय के साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। और उस विश्वविद्यालय की जो विशेषता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, कि वहाँ शिक्षा के साथ साथ आपको तालीम भी दी जाती है। जैसे गांधी जी ने भी जब भारत में शिक्षा व्यवस्था की बात करी तो उन्होंने तालीम वर्ड का यूज किया, तालीम शब्द का यूज किया। तालीम का आशय है कि आधुनिक आप चीज़ों को सीख रहे हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सीख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व का भी निर्माण हो रहा है। तालीम उर्दू शब्द है? तालीम उर्दू शब्द है। इसका हिंदी क्या? हाँ, तालीम का मतलब होता शिक्षा ही है। ठीक है, जब हम तालीम का वर्ड करते हैं तो तालीम का मतलब होता है परवरिश, सोशलाइजेशन। परवरिश का आशय है, सोशलाइजेशन का आशय है कि आप विषयों को सीख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जीवन जीने की कला भी सीख रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, कि आपको लोगों के साथ कैसे मिलना है, आपको लोगों से बात कैसे करनी है, आपका समाज के लिए क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये तालीम, ये विश्वविद्यालय ने सिखाया है कि आप जब मिलें तो लोगों को हंसता छोड़कर आए, आप जब मिलें, जब वहाँ से लौटें तो लोग आपको याद करें, लोग आपको मिलें तो आप बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें। आप प्रॉपर है रहने का? मैं
जिला झांसी, उत्तर प्रदेश का। अच्छा, झांसी से हैं। जो आपका एजुकेशन हुआ है अलीगढ़ से हुआ। तो ये जो भी आपके विचार है, जो मीठी मीठी बात कहाँ से है आपके, झांसी से या अलीगढ़ में? जैसे मैं मूलतः झांसी से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गांव है अमरोख, वहाँ का रहने वाला हूँ। और वो गांव मतलब एकदम से गांव है, जहाँ आप दोपहर में 10 बजे 9 बजे दोपहर हो जाती है, मतलब 10 बजे आप देखेंगे तो दोपहर हो चुकी है और धूल उड़ना शुरू हो जाती है। तो वहाँ से मैंने प्रारंभिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करी। और वो बुंदेलखंडी भाषा है हमारी, जो भाषा है मूलतः वो बुंदेलखंडी एक खड़ी बोली होती है। और बुंदेलखंडी में का कर रहे, का धर रहे, इस टाइप की भाषा का बिल्कुल उससे हाँ। तो लेकिन फिर मैंने जो शिक्षा प्राप्त करी अलीगढ़ से करी, तो अलीगढ़ में एक अपनी उनकी एक जुबान है, अपनी एक लैंग्वेज है उर्दू, जहाँ है वहाँ बड़ा फेमस है। और आप चाय की दुकान में बैठिए, आप लोगों से मिलिए, तो वो शेरो शायरी में जो है बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये भाषा जो है वहीं से सीखी गई है। और मैं जो भी आज हूँ, बहुत कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ वो उसी विश्वविद्यालय की है। ये थे हमारे गेस्ट डॉक्टर फयाज सर, जिन्होंने अपनी बात रखी, अपने बारे में बताया और ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पे भी अपनी बात रखी। और शिक्षकों के एक नेतृत्व के तौर पे भी उन्होंने बात रखा, शिक्षक के तरफ से बात रखा, जिन्होंने बीच का हल बताया, छात्रों और शिक्षकों के बीच के संबंध कैसे अच्छे कर सकते हैं, कैसे इस हादसे को भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं और चीज़ों को सही कर सकते हैं, व्यवस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं। बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में। अगला सेशन और किसी के साथ आएंगे और किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।